जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। यह सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हो और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 63 दिया है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 62 नंबर तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। शिवम उत्तर की ओर 60 मीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 35 मीटर दोबारा चलकर बाएं मुड़ता है, फिर 50 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं की ओर मुड़ता है। बताइए किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए, ये प्रश्न जब भी बनेंगे दो तरीके का क्वेश्चन बनता है। या तो लास्ट में आपसे पूछेगा बताइए किस दिशा में जा रहा है, या तो पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो जब प्रारंभिक बिंदु से पूछेगा तब आपको इसका डायग्राम बनाने की आवश्यकता है। अगर प्रारंभिक बिंदु से नहीं पूछा है, खाली पूछा है किस दिशा में जा रहा है, तो आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, नॉर्थ की ओर जा रहा था, है ना, नॉर्थ में कुछ दूरी चलता है, लेफ्ट टर्न लेता है। जैसे ही लेफ्ट लेगा तो कहाँ आ गया, लेफ्ट लेते ही आपका आ गया, देखिए इस तरफ पश्चिम की ओर, है ना। फिर क्या करता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है मतलब इधर आ गया, और फिर आगे क्या होता है, फिर एक बार वो दाएं मुड़ता है मतलब इधर आ गया, तो देखिए पश्चिम में जा रहा है। इसको करने का शॉर्ट तरीका पता है क्या है, देखिए नॉर्थ की ओर जा रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है, देखिए एक बार लेफ्ट, ठीक है, फिर दोबारा भी लेफ्ट, ये भी ठीक है, फिर आगे राइट। देखिए लेफ्ट राइट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक लेफ्ट बचा है, तो नॉर्थ से आप उसको लेफ्ट टर्न करा दीजिए। नॉर्थ था, जैसे ही लेफ्ट टर्न होगा इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। विकल्प डी मतलब पश्चिम। तो देखिए ये क्वेश्चन में आप अगर डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे सीधा सीधा कर लेते कि नॉर्थ था, नॉर्थ से लेफ्ट एक बार, फिर दोबारा लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल हो गए, नॉर्थ से सीधा लेफ्ट टर्न लिया तो किधर चला गया, पश्चिम में। हाँ, यही क्वेश्चन अगर प्रारंभिक बिंदु से पूछता तब आप इसका स्पेशल डायग्राम बनाते और उसको हल करते। आगे दिया है प्रश्न संख्या 64। यदि एक विशेष कोड भाषा में कम हियर को नापा लिखा जाता है, ही एंड यू को सा हा टा लिखा जाता है, कम एंड सेट को पा हा ला लिखा जाता है, तो उसी कोड में हियर को कैसे लिखेंगे। देखिए हियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं हियर। देखो यहाँ पर कम हियर, अब यहाँ पे कम हियर को देखेंगे तो ना और पा लिखा है, मतलब कम, इसमें या तो ना आंसर आएगा या तो पा आएगा। ही एंड यू, बताओ इसमें हियर जैसा कुछ है नहीं, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। आगे देखिएगा कम एंड सेट, कम एंड सेट में देखो यहाँ पे कम आ रहा है तो कम का कोड यहाँ से मिल जाएगा। देखो ना और पा यहाँ पर है तो यहाँ पर सिर्फ पा है, तो कम का कोड क्या हो गया, कम का कोड हो गया पा। लेकिन क्वेश्चन में कम का नहीं पूछा, हियर का पूछे। जब कम का पा निकल गया तो बचा हियर का, हियर का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो हियर के कोड को आप टिक करेंगे ना, इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 65 दे। एक 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि वृत्त का व्यास किसी आयत के परिमाप का 40% है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 12:13 है, तो आयत की भुजाओं का गुणनफल कितना होगा। देखो यहाँ पे एक वृत्त दिया गया, ये वृत्त हो गया, है ना। मान लीजिए वृत्त का केंद्र है। अब बोला क्या जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो इसकी एक जीवा है, मान लो केंद्र, जो जीवा है ये क्या है कि केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लो ये जीवा है ना, जीवा की लंबाई है 16 और यहाँ से इसका केंद्र, ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, ये 6 हो गया। अगर 16 का आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इतना मिलेगा 10। देखिए यहाँ पे 10 मिल गया, तो त्रिज्या अभी है 10, ये त्रिज्या है 10, इसका आप डबल करेंगे यहाँ तक लाएंगे तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 16।
अब ये जो है ना, ये एक आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, है ना। इसका 40% है। अगर आप इसको 100% कन्वर्ट करेंगे तो 20 गुणे 5/2 जैसे ही आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इज इक्वल टू 50, है ना। l प्लस बी बराबर कितना मिलेगा, l प्लस बी बराबर मिल जाएगा 25, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, है ना। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 12-13, तो लंबाई को यहाँ पे मान लेते हैं 12 और चौड़ाई को मान लेते हैं 13। 12-13 25 और बराबर में 25 आ रहा है, मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि लंबाई 12 और चौड़ाई 13 है। तो 12 गुणे 13 का गुणा कराएंगे तो आपको गुणनफल मिल जाएगा। 12-13 में 156 होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 66। कुछ सोना चांदी है, मतलब कुछ गोल्ड, कुछ ऐसा जो गोल्ड है ना, ये क्या है, ये सिल्वर है, बना लिया हमने। सभी चांदी हीरा है, जितने भी सिल्वर है सब के सब डायमंड है। वेन डायग्राम इसका बन गया। देखिए सभी चांदी सोना है, तो सभी चांदी सोना है ये तो नहीं है भाई, कुछ चांदी सोना है, ये गलत हो जाएगा। सभी सोना हीरा है, जितना सोना है सब हीरा, ये भी गलत हो जाएगा। तो न तो एक फॉलो करता है, न ही 2 फॉलो करता है। तो विकल्प यहाँ पर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है। आपको बताना है कौन सा विषम है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा। तो भाई ये जीएस का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से ऑड कौन होगा और क्यों होगा। प्रश्न संख्या 68 दिए, इस विशेष श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, आपको ये बताना है कौन सा गलत। देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। देखिए बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर। अब जहांगीर का पुत्र औरंगजेब नहीं है, तो औरंगजेब नहीं है तो यहाँ पे औरंगजेब सबसे अलग हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 69 दिया, एक भागफल भाजक का 22 गुना और शेष फल का मान भागफल भाजक के 2 गुने से 7 कम है। यदि भागफल 110 है तो भाज्य कितना होगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, ऐसे देखा होगा। ये भाज्य होता है, बहुत बेसिक से इसका बना रहे हैं। भाज्य के बाद यहाँ पर होता है भाजक और यहाँ पर होता है भागफल, है ना, और नीचे होता है शेष फल। ठीक इसी में इसको सेट करते हैं एकदम बेसिक तरीके से। देखिए भागफल 110 हो गया। अब देखिए ये बताया जा रहा है कि जो है ना, ये भाजक का 22 गुना है, ये 22 गुना है तो भाजक 5 होगा, क्योंकि 22 पंजे 110 होता है। और जो शेष फल है, शेष फल क्या है, इसके 2 गुने, मतलब 2 गुने से 7 कम है। 5 गुना 10 से 7 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आपको बताना है भाज्य कितना होगा। बहुत ही आसान सा फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है, भाजक देखिए 5 है, भागफल 110 है, 550 में 3 जोड़ेंगे तो 553। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया, किसी सांकेतिक भाषा में ब्रदर का कोड इस प्रकार से, तो आपको बताना है कि ड्रॉट का को कैसे लिखा जाएगा, ड्रॉट का कोड क्या होगा। देखिए जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो लेटर्स का आपको प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखना। बी की प्लेस वैल्यू है 2, आर की प्लेस वैल्यू है 18, ओ की प्लेस वैल्यू है 15। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, टी की प्लेस वैल्यू 20, एच की प्लेस वैल्यू 8, ई की प्लेस वैल्यू 5 और आर की प्लेस वैल्यू 18। सबको लिख लिया आपने। अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखो। डी की प्लेस वैल्यू है 4, है ना, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, क्यू की प्लेस वैल्यू है 17 और यहाँ पर दिया फिर से क्यू तो 17, जे की प्लेस वैल्यू 10, बी के लिए 2 और टी के लिए 20। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 2 से 4 हो गया -2, है ना, यहाँ पर -3 +2 -3 +2 -3 +2। तो पैटर्न आपको समझ में आ चुका है, +2 -3 +2 -3, ये पैटर्न चलते हैं। तो आगे देखिए डी में +2 करेंगे तो एफ आएगा, है ना। आर में -3 करेंगे, आर की प्लेस वैल्यू 18 में 3 कम करेंगे तो ओ आएगा, है ना। फिर आगे देखिए ओ की प्लेस वैल्यू है कितनी, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, मतलब क्यू आएगा, है ना। एफ ओ क्यू मिलने के बाद या तो विकल्प बी आपका ए सही होगा या तो बी सही होगा। आगे देखिए यहाँ पे फिर यू की बात करेंगे, है ना। यू में -3 करेंगे, -3 करेंगे तो 21 में से 3 गया 18 मिलेगा, है ना। अब जी है ना, यहाँ पे जी में क्या करेंगे, +2 करेंगे तो 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जैसे 9 लिखेंगे तो आई मिलते ही विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया, निम्नलिखित में से किस प्रकार का संचार किसी संगठन में संचार का मानक तरीका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट द स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो अपवर्ड बिल्कुल सही है, डाउनवर्ड ये भी सही है, डायगोनल ये भी सही है, लेकिन जो कर्व्ड कम्युनिकेशन होता है ये गलत है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। नियोजन संप्रेषण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान शोर को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता है।
एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों ही भावनाओं से प्रभावित होते हैं, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है इसमें से कौन सही है। देखिए, प्लानिंग इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिल्कुल सही है। प्लानिंग इंटीग्रल पार्ट है, माफ कीजिएगा मैं इंटरनल बोल रहा हूँ, है ना। आगे दिया, नॉइज कैन नॉट बी कंप्लीटली अवॉइडेड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये भाई ये भी बात सही है। अब कम्युनिकेशन होगा तो नॉइज भी आएगा। बहुत इनकोडिंग एंड डिकोडिंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशंस, ये भी सही है। तो विकल्प इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, एक कंपनी के प्रबंधक के रूप में किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। एज अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी वन शुड अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप एक कंपनी के मैनेजर है तो आपको किससे बचना चाहिए। पहला पॉइंट है, कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में अपने अधीनस्थों को अवगत कराना, है ना। मेकिंग अवेयर his subordinates regarding the present status and future prospects ऑफ द कंपनी। तो इससे तो बचना नहीं चाहिए भाई, इससे तो मतलब सही बात है, करना पड़ेगा। ये पूछा है किससे बचना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। आगे है, अपने अधीनस्थों को उनकी नौकरी या उनके परिवार के बीच एक ही विकल्प चुनने के लिए विवश करना। देखिए, ये बताया जा रहा है कि फोर्सिंग हिज सबऑर्डिनेट्स टू मेक आउट अ सिंगल चॉइस बिटवीन देयर जॉब्स एंड देयर फैमिली, है ना। ये करने से आपको बचना चाहिए। आप अपने किसी भी मतलब अधीनस्थ को ये नहीं कह सकते हैं कि आप अपने परिवार और जॉब में से किसी एक को चुनिए, तो इससे बचना चाहिए। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आगे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 74 दिया गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यवहारिक कुशलता आवश्यक नहीं होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द सॉफ्ट स्किल्स आर नॉट नेसेसरी। अब कौन सा ऐसा मतलब फील्ड है जहाँ पे सॉफ्ट स्किल की कोई आवश्यकता नहीं। सामूहिक संघ कार्य और समन्वय, यहाँ पर तो चाहिए भाई, है ना। बीपीओ इंडस्ट्री, यहाँ पर भी चाहिए। यहाँ पर दिया गया है यांत्रिकी संबंधित कार्य, है ना, मैकेनिकल जॉब्स, यहाँ पर किसी भी तरीके के सॉफ्टनेस की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संगठनात्मक संप्रेषण में शामिल नहीं होती, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अच्छा, यहाँ पे शामिल होती है ये बताना है, सॉरी माफ कीजिएगा, कौन सी शामिल होती है। तो देखिए, बोलना है शामिल है, सुनना शामिल है, लिखना शामिल है, मतलब स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग तीनों शामिल है, तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। अगर आप सी सेट के टॉप 1500 क्वेश्चन को लगा करके जाते हैं और बार बार इसका रिविजन करते हैं, तो सी सेट का पेपर चाहे जिस स्टैंडर्ड का, इजी, मॉडरेट, टफ, आप 100% उसे क्लियर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।